Assalamu alaikum to everyone. Welcome back to Loan Academy. I am Loan Shaukat. Today we will discuss about the acceleration due to gravity and the variation of the acceleration due to gravity. बच्चों वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बच्चों आपको इस ग्लोब की मदद से ये दिखा सकते हैं कि आवर अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, आवर अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। हमारी जो ये अर्थ है ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इस ग्लोब की मदद से, अब ये ग्लोब क्या है, दिस इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, इसकी मदद से हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारी जमीन की शेप जो है इट इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। ठीक है बच्चों, और हम इसमें यह जान लेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हम इस सरफेस ऑफ अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रख लेंगे, ठीक है, क्या इसका जो वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है दैट इज स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हर एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो हमारे इस अर्थ पे रहता है, ठीक है, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हर एक ऑब्जेक्ट का सेम रहता है या वेरी रहता है? तो इस वीडियो में आज हम वो सीखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बच्चों हम स्मॉल जी में लिखते हैं। ठीक है, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझने से पहले हम यहां पर एक एग्जांपल देते हैं एक फ्री फॉलिंग बॉडी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये तब समझ आएगा जब आपको समझ आएगा फ्री फॉल। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री फॉल? बच्चों यहां पर एक बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बिल्डिंग, दिस इज बिल्डिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग पर मैं बैठा हूं, ठीक है, यानी यहाँ इस बिल्डिंग के टॉप पे मैं बैठा हूं। यहां पर मुझे एक स्टोन छोड़ना है। क्या छोड़ना है? स्टोन। एक छोटा सा पत्थर हम डालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस पत्थर को डालेंगे यहां इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग से मैं एक स्टोन गिरा रहा हूं। ठीक है, इस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जब ये रेस्ट में होगा? 0। इसके बाद जब ये स्टोन गिरेगा, जब ये स्टोन गिरेगा, ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, तो ये क्या काम कर लेगा, ये वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, इसमें वेलोसिटी होगी। यानी वेलोसिटी का मतलब क्या है, जो ये वेलोसिटी गेन कर लेगा। वेलोसिटी क्या होती है? दैट इज एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, रेशियो ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे क्या होगी? 0। इसके बाद ये वाली जो आपकी ये स्टोन है ये क्या गेन कर लेगा? वेलोसिटी, यानी इस बॉल के अंदर क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो यहां पर ये नीचे क्यों आएगा? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बच्चों यहां पर जब हम इस ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से जब हम इस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, इसमें दो टाइप्स के फोर्स लगते हैं इस वक्त। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में दो फोर्स लगेंगे। एक तो लगेगा अर्थ का फोर्स जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वो फोर्स जो जमीन इस ऑब्जेक्ट पे लगाती है, इसको अपने आप खींचती है, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जो इस बॉल को टॉप ऑफ द बिल्डिंग से जब ये नीचे आएगा ग्राउंड में, इस पे जो फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शनल फोर्स, that is called as frictional force, यानी एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। नाउ अ क्वेश्चन अराइज। अब यहां पर आप मुझे एक क्वेश्चन करोगे, सर अगर हम दो ऑब्जेक्टों को साइमल्टेनियसली छोड़ेंगे, ठीक है, इफ वी, अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली एक ही साथ छोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, आप इसको समझ लेना, दिस इज अ बॉल। और यहाँ पर मेरे पास एक बॉल है, इस बॉल को मैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग से छोड़ता हूँ और मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज अ कॉटन। ठीक है, कॉटन। अब आपका, अगर मैं आपको बोलूँ कि पहला जमीन पे कौन आएगा, कौन सा चीज जो सबसे पहले ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगा, आप बोलोगे बॉल। ठीक है, राइट, सही। कॉटन को टाइम लगेगा जमीन में आने तक, ठीक है, इस ग्राउंड से स्ट्राइक करने तक इस कॉटन को टाइम लगेगा एज कंपेयर टू दिस बॉल। ये बॉल जमीन पे जल्दी आएगी और ये वाली जो ये कॉटन जो आएगा ये जमीन पे थोड़ा टाइम लगेगा इसको जमीन तक आने के में। ठीक है,
व्हाट विल हैपन बिटवीन द टू बॉल एंड द कॉटन। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है सर इसके पीछे को क्या लॉजिक है। बच्चों हमने पढ़ा है कि मैंने पहले ही बोला कि जो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स लगता है, यहाँ पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम कॉटन की बात कर लेंगे, वहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है, सरफेस एरिया इज मोर, ठीक है। कॉटन का सरफेस एरिया मोर है एज कंपेयर टू द सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉल। इस सरफेस एरिया जो इस बॉल का है वो कम है किससे, कॉटन से। यही वजह है कि अगर हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर लेंगे इस फ्रिक्शनल फोर्स को, अब मैं अगर इस कॉटन को उस जगह पे रखूंगा जहां पे वैक्यूम होगा। अब वैक्यूम का मतलब क्या है, जहां पे नो एयर, जहां पे हवा नहीं होगा। जहां पे हवा नहीं होगा तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होगी, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद जब हम इस बॉल को और इस कॉटन को हम उस जगह पे ले लेंगे जहां पे वैक्यूम होगा, जहां पे एयर नहीं होगा। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली छोड़ेंगे, कॉटन एज वेल एज बॉल, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे कहां पे आएंगे, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्री फॉल से। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल बच्चों हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्टार्ट किया था कैसे, फ्री फॉल। अब हम जान लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री फॉल। ये फ्री फॉल है क्या, ठीक है। फॉलिंग ऑफ ए बॉडी ऑब्जेक्ट हाइट टुवर्ड्स द अर्थ। बच्चों मैंने पहले ही बोला जब हम किसी हाइट से, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं कहाँ की ओर, अर्थ की ओर, ठीक है। जब मैंने इस बॉल को गिराया था किसे, हाइट ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, ठीक है। वह फॉलिंग ऑफ ए बॉडी ऑब्जेक्ट हाइट टुवर्ड्स द अर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है दैट इज द बॉल, दैट इज बॉल। जब हम इस बॉल को गिराएंगे, ठीक है, ये हमारे पास बॉल है, जब हम इसको गिराएंगे किसी हाइट से तो ये कहाँ पे आएगी, टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द अर्थ, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। क्यों ये नीचे आएगी, क्योंकि इस पर जो फोर्स लगता है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ इसको अपने आप खींचती है विथ नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, सच ए बॉडी इज कॉल्ड एज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या मैं इसको धक्का देता हूं, अब ये खुद ब खुद आएगी, ठीक है। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगी, इसको कोई भी फोर्स नहीं आता है क्योंकि ये किसके फोर्स के मुताबिक आती है, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों इस बॉडी को हम बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, दिस बॉडी इज कॉल्ड एज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराते हैं अंडर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जब इस बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे जब मैं इसको छोड़ता हूं तो खुद ब खुद ये नीचे आएगी अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पर कोई भी फोर्स नहीं आएगा, सिर्फ कौन सा फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस बॉडी को हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा, हम अब डिफाइन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू। फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है। अब हम इस ब्लॉक को यहां से क्या दे रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। जब हम इसको कांस्टेंट फोर्स दे देंगे, ठीक है, तब जाके ये जो ब्लॉक होगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। यानी वेलोसिटी चेंज का मतलब भी क्या है, इस ब्लॉक में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। दिस ब्लॉक द प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी चेंज क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन, यही क्या होती है, एक्सेलरेशन। जब मैं इस ब्लॉक को कांस्टेंट फोर्स से धक्का मारता हूं, पुश कर लेता हूं, ठीक है, अब इस ब्लॉक की वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। अब ये ब्लॉक यहां से कहां तक, यहां तक आएगा, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी और इसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो डिफाइन कर लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी जब हम एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर लेगी, जब हम एक बॉडी को छोड़ते हैं, ठीक है, जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी यूनिफॉर्म टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, किसकी मदद से, जब उस पे क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब हम इस बॉल को नीचे गिरा रहे हैं अपने टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अब ये किसके नीचे आएगी, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर सवाल है इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कि क्या ये जो जी हमारे यहाँ जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये किस पे डिपेंड कर लेते हैं, जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। बच्चों यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा बॉल है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मेरे पास वॉलीबॉल भी होती, मेरे पास बड़ा पत्थर भी होता, ठीक है, चाहे वो क्विंटल का क्यों ना हो, ठीक है,
तो यहाँ पर जो ये जी होता है, यहाँ पर ये स्मॉल जी, ठीक है, यहाँ पर जब हम इसको छोड़ेंगे इस बॉल को जमीन के ओर, तब भी इसका वैल्यू क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ पर बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने 1 क्विंटल का कोई पत्थर लिया, जब हम इसको छोड़ेंगे टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, तब जाके भी इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पता चला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट डज नॉट मास ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। और द स्मॉलर मास, फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर द स्मॉलर मास, चाहे इस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो या कम हो, यहाँ पर ये जो हमारा जो जी है इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये सिचुएशन भी है, किस पर ये वैल्यू चेंज होगा वो आपका नेक्स्ट टॉपिक में हम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक में आप इतना याद रखोगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम किसी हाइट से गिराते हैं, इसका जो वैल्यू होता है जी का, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था आपको एक ब्लॉक की, यहाँ पर एक बॉल रखो, एक पत्थर रखो, आप वॉलीबॉल ले लो, इससे बड़ा कोई ऑब्जेक्ट ले लो, जब भी आप इसको छोड़ोगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, द वैल्यू ऑफ द जी इज ऑलवेज द रिमेन्स कांस्टेंट, द जी ऑफ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। बच्चों ये क्या था, डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Now, अब यहां पर बच्चों, यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको समझना, दिस इज अ बॉल, दिस इज बॉल, फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ ऑन, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ऑन बॉल, ऑन बॉल। अब हम देखेंगे जब हमने यहाँ पे इस बॉल को छोड़ा था, ठीक है, हमने इस बॉल को छोड़ा था किस पे, जमीन के नीचे, ये नीचे आ गई ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, सही, ठीक है। अब हम बोलेंगे इस जमीन ने, ठीक है, हमारी जो ये जमीन है, अर्थ है, इसने इस बॉल पे कितना फोर्स दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं नीट में, ठीक है। यहाँ पर इस टॉपिक को अच्छे से समझना। अब हमने जब इस बॉल को छोड़ा, ठीक है, नीचे, अब इस बॉल पर, इस जमीन ने इस बॉल पर कितना फोर्स दिया होगा। बच्चों हमें पता है कि जो फोर्स होता है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। According to the Newton's second law of motion, rate of change of momentum of a body is directly proportional to the unbalanced force. A force is directly proportional to the mass. अगर इस बॉल का mass ज्यादा होगा, ठीक है, बॉल का mass क्या होगा, ज्यादा, the force is also more, force भी क्या होगा, ज्यादा। अब अगर हमारे पास ये इसका फोर्स कम होगा तो mass भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन बॉल, अब ये जमीन इस बॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर लेगी, हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये वो फोर्स है, ठीक है, ये वो फोर्स है जो अर्थ लगाती है हमारी बॉल पे, फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ ऑन दिस बॉल, बाय अर्थ ऑन दिस बॉल। बच्चों ये वो फोर्स है जो अर्थ ने किस पे लगाया, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉल, ऑन दिस बॉल, ठीक है। F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। ये वो फोर्स था जो हमारी जमीन ने इस बॉल पे फोर्स दिया था, एक्सर्ट किया था, ठीक है। F इज इक्वल टू ma। हमें पता है कि जो फोर्स होता है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। हमने वहां पे पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, F इज इक्वल टू कैपिटल G m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर फोर्स के बदले में क्या लिखूंगा, G m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल m इंटू a, m इंटू a लिख सकता हूं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। मास ऑफ द टू बॉडीज डिवाइडेड बाय इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
एफ इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर इस एफ के बारे में मैंने क्या लिखा, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड small m that is the mass of ball, that is mass of ball divided by r square, r is the distance between the earth and this ball। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कैंसिलेशन होगा, ये m और ये m कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बचेगा, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू a, इज इक्वल टू a। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो इस a के बदले में क्या लिख सकता हूँ, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हमारी बन गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फार्मूला। ठीक है, इसको ऐसे डिराइव करते हैं। हमने क्या किया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स के बदले हमने लिखा जी एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इनटू ए। यहाँ से एम और एम कैंसिल, ये क्या रहेगा, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर बात चल रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो हम यहाँ पर ए के बदले क्या लिखेंगे, स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर सवाल है व्हाट इज द जी, दिस जी इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस जी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, where the capital G that is the acceleration gravitational constant m, capital M, ठीक है, m that is the mass of earth divided by the radius square, that is the radius of earth। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास जो G है, G का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। व्हाट इज द m, दैट इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ हमारा कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, और व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6, 6.4 इंटू 10⁻6 m मीटर। ठीक है, ये हमारी जमीन का क्या होता है, रेडियस। इन वैल्यू को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो फार्मूला बन गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर होती है कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कॉपी पे लिखना, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या है फार्मूला। तो यहाँ पर जो हमारा जी है स्मॉल जी, इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वेयर द एम दैट इज द मास ऑफ अर्थ, हमारे जो अर्थ का जो मास होता है दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, दिस इज टोटल अबाउट द यूनिवर्सल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको बोला था कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को छोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स को छोड़ेंगे दैट इज द ऑब्जेक्ट ए, यहां पर हम ले लेंगे ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ए में हम ले लेंगे ये वाली बॉल। ठीक है, दिस इज अ बॉल, और इसमें हम ले लेंगे कॉटन। क्या ले लेंगे, कॉटन। अब अगर आपको बोल दिया जाएगा कि अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को छोड़ देंगे, ठीक है, अगर हम यहां पर इस बॉल को छोड़ेंगे इस पॉइंट से, ठीक है, तो कहां पर, ये कहां आएगा, नीचे आएगा। क्यों, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जमीन इसको अपने आप खींचेगी। ठीक है, एक तो ये फोर्स लगता है, दूसरा इसमें क्या लगता है, दैट इज द रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को रोकना है। ठीक है, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स आता है। यहाँ पर अगर हम कॉटन की बात कर लेंगे, जब हम इस कॉटन को छोड़ेंगे तो ये कुछ टाइम लगेगा इसको कहाँ तक, ग्राउंड तक, और इसमें भी कौन सा फोर्स होगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आप काम कर लोगे। ठीक है बच्चा, अब हम ले लेंगे वैक्यूम, अब हम ले लेंगे वैक्यूम। अब इन दो, इस बॉल और इस कॉटन को हम वैक्यूम में लाते हैं। जब हम वैक्यूम में इसको लाएंगे, इसके बाद दोनों को छोड़ेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली हम एक ही साथ इनको छोड़ेंगे। अब वैक्यूम क्या होता है, वेयर देयर इज नो
एयर, नो एयर, जहाँ पे हवा नहीं होगा उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। जब मैंने यहाँ पर पॉइंट ए एंड द बॉल, यहाँ पर बॉल और यहाँ पर हमने इस कार्टन को साइमल्टेनियसली छोड़ा, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर इस कार्टन को टाइम क्यों लगेगा? ड्यू टू द, यहाँ पर जो सरफेस एरिया ऑफ द कॉटन जो होता है वो ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया इज मोर, ठीक है। यहाँ पर जो सरफेस एरिया होता है इस बॉल का दैट इज लेस, दैट इज लेस। सरफेस एरिया यहाँ पर कम होगा, यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा। अगर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फ्रिक्शन होती है इसको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे? ख़त्म कर लेंगे। अब हम फ्रिक्शन को क्या कर लेंगे? ख़त्म। जब हम ए और बी यानी इस कॉटन और इस बॉल को जब हम छोड़ेंगे साइमल्टेनियसली तो ये सेम टाइम में कहाँ पहुँचेंगे? ग्राउंड पे। अब क्या हुआ यहाँ पर? हमने क्या किया? फ्रिक्शन को रिड्यूस किया, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि जो यहाँ पर दो बॉडीज जो होती है, एक कॉटन और दूसरा क्या है? दैट इज बॉल, दैट इज बॉल। ये पूरा जो सिस्टम हमने पढ़ा यहाँ पर हमें ये मॉरल निकला कि ये डिपेंड कर लेते हैं ऑन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा था कॉटन का, बॉल का कम था, ठीक है। जब हमने वैक्यूम में इनको लाया वहाँ पे जहाँ पे हवा नहीं था तो यहाँ पर ये सेम आ गए, वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हुआ? रिड्यूस, ठीक है। बच्चों ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों आपके पास क्या है? ये अर्थ है, ठीक है, स्मॉल ग्लोब, एक छोटा सा ग्लोब है, मॉडल ऑफ आवर अर्थ, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमारे जो इस जी का जो वैल्यू होता है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं आपको बोलूं कि इस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इस सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखते हैं तो इसका जो जी का वैल्यू जो होगा वो सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने पढ़ा था बच्चों, और हम कहते हैं कि जो हमारे इस जमीन का जो इक्वेटर होता है, ठीक है, पोल्स, यहाँ पर ये एक पोल है, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट पोल। यहाँ पर जो पोल्स की बात अगर हम कर लेंगे इस जमीन की, ठीक है, वहां पर जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? मिनिमम। तो इस जी का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम। अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ की बात कर लेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, इक्वेटर पे अगर हम बात कर लेंगे, मैं बोल सकता हूं कि जो यहाँ पर जी का वैल्यू होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 0 होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको समझते हैं, 0 क्यों होगा, मिनिमम क्यों होगा पोलस में, मैक्सिमम कैसे आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर हमने बोला कि जो जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखो उसका वैल्यू सेम नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा इसको हम जान लेंगे। बच्चों हमने अभी एक इक्वेशन डिराइव किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फार्मूला हमने डिराइव की थी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बच्चों ये जो जी का वैल्यू जो होता है, ठीक है, ये सेम नहीं रहते, नो सेम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है शेप, ठीक है, इसका रीजन क्या है? शेप। इफ आई से दैट अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, अगर मैं आपको बोलूं कि अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है। बच्चों ये आपके पास क्या है? ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ। इस अर्थ के और एक लाइनिंग होती है, ठीक है, जैसे कि यहां पर आपको दिखेगा ये वाली लाइनिंग, ठीक है, ये वाली लाइनिंग, दिस लाइनिंग, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? दैट इज द मार्जिन, दैट इज मार्जिन। इनको बच्चों हम बोलते हैं पोलस। क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज पोलस, दीज आर कॉल्ड एज अ पोलस। और यह हमारी अर्थ का क्या है? सेंटर, ठीक है, इक्वेटर। और ये क्या कहलाएगा? रेडियस। अकॉर्डिंग टू द फिजिशियंस, अकॉर्डिंग टू फिजिशियंस, फिजिक्स के मुताबिक जो हमारी अर्थ है इट इज जस्ट लाइक एज अ जियोइड स्ट्रक्चर, GEOID, जियोइड स्ट्रक्चर। जियोइड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? बहुत से फिजिक्स में यह कहा जाता है कि जो हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बट इट इज अ जियोइड स्ट्रक्चर। जियोइड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? आवर अर्थ रिजेंबल्स लाइक एज अ ओवल, ओवल शेपर्ड। कौन सी शेप है इसकी? ओवल शेपर्ड, ठीक है। हालांकि जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओवल शेपर्ड भी नहीं है,
परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है। फिर हमारी इस अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, ठीक है, दिस इज द अर्थ, दिस इज अर्थ। बच्चों हमने फार्मूला निकाला था जी इज इक्वल टू GM डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जी यहाँ पर जो वैल्यू होता है जी ये सेम नहीं रहेगा। हमने कहा कि जो हमारी जो ये जमीन है, ठीक है, हमारी ये अर्थ, दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ। अगर हम अर्थ सेंटर की बात करेंगे रेडियस से, ठीक है, हमारी अर्थ कुछ आपको मिलेगी, दैट इज द बल्जेड, दैट इज बल्जेड, ठीक है, दैट इज द बल्जेड स्ट्रक्चर, बल्जेड स्ट्रक्चर। तो जी स्ट्रक्चर भी नहीं है, ना तो ये ओवल शेप्ड है, ना परफेक्ट स्फीयर है। फिर क्या है, अगर हम जाएंगे, हमने बात की थी यहाँ पर सर्कल की, जब हमने सर्कल पढ़ा था, सर्कल का रेडियस हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिए थे, ठीक है, दैट इज पॉइंट A B C and D। हमने कहा कि जो रेडियस से सेंटर तक जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, रेडियस से डिस्टेंस तक जो सेंटर होती है सर्कल में, वो क्या होती है, सेम। जबकि अगर हम अर्थ की बात कर लेंगे, इस छोटे से ग्लोब की बात कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो रेडियस जो होती है, ठीक है, रेडियस टू द सेंटर, रेडियस टू द सेंटर, वो सेम नहीं होती है, नो सेम। रीजन क्या है, जो सेंटर, जो रेडियस से मार्जिन तक जो लाइन आती है, दैट इज इन द बल्जेट, दैट इज इन बल्जेट। तो बल्जेट जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो रेडियस से सेंटर तक जो हमारी जो डिस्टेंस होती है वो यहाँ पर सेम नहीं होती है। तो पता चला कि जो हमारी अर्थ है, ना तो ये स्फीयर है, ना ये जियोइड स्ट्रक्चर है, ना ओवल स्ट्रक्चर, कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। बच्चों जब हम बात कर लेते हैं पोलर से सेंटर की बात कर लेते हैं, सेंटर टू द पोलर, ठीक है, एट द सेंटर जो होता है ये क्या होता है, वैल्यू जो होता है यहाँ पर इट इज द मिनिमम। तो यहाँ पर जो जी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात कर ले कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ, अगर हम इस सेंटर ऑफ द अर्थ की बात कर लेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ पर जो जी का वैल्यू जो होता है दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। तो रिमेंबर वन पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ जी इज जीरो। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, जीरो, ठीक है। रीजन क्या है, ना तो हमारी अर्थ स्फीयर, परफेक्ट स्फीयर है, ना ये जियोइड स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पर पोलर से अगर हम मार्जिन की तरफ, ये बल्जेड स्ट्रक्चर है। रेडियस से सेंटर तक जो डिस्टेंस होती है वो सेम नहीं रहती है, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों अब हम इसको पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है, कहाँ पे मिनिमम होगा और कहाँ पे मैक्सिमम। बच्चों हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक एज अ अर्थ, दिस इज अर्थ। वैल्यू ऑफ जी इज नॉट द कांस्टेंट ऑफ द प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आप इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे जब भी कोई ये रखोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे, जो जी का वैल्यू होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ठीक है, वो सेम नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ भी इस पर कोई भी चीज रखोगे वो सेम नहीं होगा, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। वैल्यू ऑफ जी इज नॉट अ कांस्टेंट ऑफ द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। बच्चों आपको दिख रहा होगा जो हमारी ये अर्थ है ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ। जो यहाँ पर इसका रेडियस होगा वो सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी इस अर्थ प्लेनेट पे किसी भी जगह वो सेम नहीं होगा, बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये स्फीयर है बट इट इज नॉट अ स्फीयर, बट इट इज नॉट अ स्फीयर, ठीक है। तीसरा, रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल्स इन मिनिमम। बच्चों अगर हम यहाँ पर रेडियस की बात कर लेंगे, ठीक है, रेडियस जो पोल्स के दरमियान जो रेडियस होती है वो क्या होती है, मिनिमम। वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम। जो यहाँ पर जो जी का वैल्यू होगा, ठीक है, यहाँ पर जो सेंटर की बात अगर हम कर लेंगे, यहाँ पर मिनिमम होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। रेडियस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम। बच्चों जब हम इक्वेटर की बात कर लेते हैं, इक्वेटर पे, ठीक है, यहाँ पर जो जी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। और यहाँ पर जो अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर लेंगे वो क्या होगा, मिनिमम। जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बच्चों हमने फार्मूला एक निकाली थी, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज नॉट एप्लीकेबल एट एनी पॉइंट इनसाइड
on the surface of the earth. Value of g decreases as we go down inside the earth. बच्चों अगर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। जब हम इस अर्थ के नीचे जाएंगे, ठीक है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड इज द अर्थ, डाउनवर्ड इज द अर्थ, जो हमारा यहाँ पर g का वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। वैल्यू ऑफ g बिकम्स जीरो अगर हम बात कर लेंगे एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हम इसको क्या मानेंगे, सेंटर, ठीक है। दिस इज अ सेंटर, दिस इज सेंटर, ठीक है। अगर ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू होगा g का वो क्या होगा, जीरो। वैल्यू ऑफ g बिकम्स जीरो, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारी चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।